So welcome dear student. So in this video lecture we will be talking about biochemistry unit और biochemistry unit में हम देखेंगे नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस। देखो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि केमिकल बॉन्डिंग दो तरीके की होती है। मतलब कि एटम्स के बीच में जो बॉन्ड हो रही है वो दो तरीके से हो रही है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ वी कैन से दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एंड वीक बॉन्ड्स। अब स्ट्रॉन्ग और वीक इस वर्ड को सुनते से ही आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसे बॉन्ड्स जिनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है उनको हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहेंगे, और ऐसे बॉन्ड्स जिनकी स्ट्रेंथ कम होती है उनको हम वीक बॉन्ड कहेंगे, और वीक बॉन्ड को ही हम नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस कहते हैं। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में आयोनिक बॉन्ड आते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड आते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है और मेटालिक बॉन्ड आते हैं। तो इनमें से हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन सिर्फ आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड है, और उसके बाद सीधे से हम नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस की तरफ जंप करने वाले। अब ये जो हमने बाइफर्केशन किया है ये हमारे हिसाब से किया है, हालांकि केमिकल बॉन्डिंग का बाइफर्केशन वाला बेसिस और कई तरीके का हो सकता है, लेकिन हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने केमिकल बॉन्डिंग दो तरीके की ली है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड्स। ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हम आयोनिक बॉन्ड के ऊपर डिस्कशन करेंगे, फिर कोवैलेंट बॉन्ड के ऊपर डिस्कशन करेंगे, फिर हम वीक बॉन्ड्स की तरफ जंप करेंगे। सो नाउ फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट व्हाट आर आयोनिक बॉन्ड्स। सो बेसिकली आयोनिक बॉन्ड्स, these are the bonds which are formed due to transfer of electrons, right? जब एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तब जाकर आयोनिक बॉन्ड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई ए नाम का एटम है, राइट, और कोई बी नाम का एटम। तो सपोज ए नाम के एटम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यह एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वह बी को दे देगा, और बी के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जैसे ही ए ने बी की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दी तो अब ए भी स्टेबल हो गया और बी भी स्टेबल हो गया, और उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड है इसमें आपको ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया गया है वो कंप्लीटली ट्रांसफर किया गया है। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन अब बी एटम के अंदर ही रिवॉल्व होता रहेगा, उसके न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होता रहेगा, वह ए की तरफ नहीं आएगा, कुछ इस तरीके से मूव नहीं होगा, वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ बी के न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ही रहेगा। सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से दैट this bond is formed due to transfer of electron, and this transfer of electron is complete transfer, right? Complete transfer. For example, हम टेबल सॉल्ट की बात करते हैं या NaCl की बात करते हैं। ठीक है, NaCl में सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करेगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। तो सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, राइट, दिस इज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से सोडियम की स्टेबिलिटी लेस है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन रहते हैं 11, और जो 11th इलेक्ट्रॉन है वह आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, जिसकी वजह से सोडियम की स्टेबिलिटी कम हो रही। और यहां पर है क्लोरीन, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, मतलब कि वह अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा कोरिलेट करेंगे हम कि सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा है, क्लोरीन के पास एक लेस है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन सोडियम डोनेट कर दे क्लोरीन को, तब दोनों भी स्टेबल हो जाएंगे, दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल फुलफिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में स्टेबिलिटी आ जाएगी और एक बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया गया है क्लोरीन की तरफ,
अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है दैट इज नथिंग बट आयोनिक बॉन्ड विच इन्वॉल्व्स आयोनिक अट्रैक्शन बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर जिसने इलेक्ट्रॉन लिया वो निगेटिवली चार्ज और जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो पॉजिटिवली चार्ज। अब सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स है जिसकी वजह से वह स्टेबल हो गया, और क्लोरीन के भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 18 इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से वह स्टेबल हो गया, राइट। सो द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन that will be called as ionic bond, and this transfer of electron is only for having stability अचीव करने के लिए, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया जाएगा। टू अचीव स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। अब वो इलेक्ट्रॉन एक भी रह सकता है, दो भी रह सकता है, ठीक है। हमारे एग्जांपल में जो हमने NaCl का एग्जांपल लिया है इसमें एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया गया है फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, right? So the bond that has been formed between NaCl is nothing but ionic bond, right? Clear? अब देखो आयनिक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है हमारे एग्जांपल में, और जहां से ट्रांसफर हुआ है वहां पर पॉजिटिव चार्ज आया, और जहां पर ट्रांसफर किया गया वहां पर निगेटिव चार्ज आया, और उनके बीच में बना है आयनिक बॉन्ड। सो जो डोनर है वह इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और जो एक्सेप्टर है वह इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, राइट। तो अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो ऐसी टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टेंडेंसी कहते हैं। दैट मीन्स उस एटम को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहेंगे। और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो ऐसे केस में उसे हम इलेक्ट्रोनिगेटिव कहेंगे। अब इस चीज को मैं ऐसे भी पुट कर सकता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन को कम खींचता है उसको पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है उसे हम इलेक्ट्रोनिगेटिव कहेंगे। सो बेसिकली electropositive atom has tendency to lose electron and electronegative atom has tendency to accept electrons. electropositive के एग्जांपल आएंगे मोस्टली मेटल्स, ठीक है। मेटल्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर दिखाएंगे, और नॉन मेटल्स जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एक 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, जिनको 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड रहते हैं स्टेबिलिटी के लिए, उन्हें हम नॉन मेटल्स कहेंगे, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर दिखाने वाले मोस्टली नॉन मेटल्स रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम हो गया हमारा मेटल, राइट, और क्लोरीन हो गया नॉन मेटल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के तरफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? देन now let us talk about covalent bond. Covalent bond is basically formed due to sharing of electron. अब यहां पर हमने रिसेंटली देखा आयोनिक बॉन्ड में ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। अब ये शेयरिंग होता है मतलब कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो दोनों पार्टिसिपेटिंग न्यूक्लियस के अराउंड घूमने वाली। मतलब कि सपोज ये ए एटम है, ये दूसरा ए एटम है, ये इसका ऑर्बिटल है, राइट, और ये इसका ऑर्बिटल दूसरा एटम। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली
यहाँ पर प्रेजेंट है, ए की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे ए की तरफ से दूसरा इलेक्ट्रॉन, मिलके जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनी है वह बेसिकली अब दोनों भी एटम्स के न्यूक्लियस के अराउंड घूमने वाली है, कुछ ऐसे, राइट। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द सेम एटम होगी या बिटवीन डिफरेंट एटम होगी, और हर एक एटम की अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी है, राइट। सो द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मे बी किसी एक एटम्स की तरफ ज्यादा झुकती होगी और किसी दूसरे एटम की तरफ कम झुकती होगी, राइट। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि वह बीच में रहे, मतलब कि दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। फॉर एग्जाम्पल आप टग ऑफ वॉर खेलते हो, जिसमें एक रस्सी रहती है और यहाँ पर एक लाल कपड़ा ऐसा बांधा जाता है और यहाँ पर लोग प्रेजेंट रहते हैं इधर दोनों तरफ और वो खींचते हैं। अब अगर दोनों की स्ट्रेंथ एक जैसी है तो रस्सी हिलेगी ही नहीं, राइट। लेकिन अगर किसी एक की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ये रस्सी इधर की तरफ जाएगी, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि इनके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बस उसी तरह बिटवीन द एटम्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक तरफ झुक सकते हैं या बीच में प्रेजेंट रह सकते हैं। तो बेसिकली उसके बेसिस पर कोवेलेंट बॉन्ड के दो प्रकार देखने को मिलेंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में देयर इज इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, किसी एक की तरफ उसका झुकाव नहीं रहता। और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, जिसकी वजह से एटम ए और बी के ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह बी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है, वह बी की तरफ ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से बी की तरफ पार्शियल निगेटिव चार्ज वी कैन से, और यहाँ पर ए की तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर नॉन पोलर में तो कोई चार्ज बनेगा नहीं, ठीक है। नॉन पोलर में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा। लेकिन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल निगेटिव हमें चार्जेस देखने को मिलेंगे। अब देखो, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलेंगे। these are found between homoatomic molecules. फॉर एग्जाम्पल आप हाइड्रोजन ले लो, राइट। इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन आया, दूसरे हाइड्रोजन से दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। तो दोनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन आया, जिसकी वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब दोनों भी हाइड्रोजन से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर। अब ऐसे केस में इस हाइड्रोजन एटम की और इस हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, राइट। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी सेम है, तो बिटवीन द एटम्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ झुकेगी नहीं, वह इक्वल डिस्टेंस के ऊपर या इक्वली शेयरिंग होगी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। लेकिन अगर आप पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करोगे तो ऐसे केस में बिटवीन हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलेंगे, राइट। दीज आर फाउंड बिटवीन हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप वाटर ले लो, राइट। वाटर H2O। अब जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन दिस ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड दिस ऑक्सीजन हाइड्रोजन इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर हमने ऑक्सीजन की तरफ दिखाई है, राइट।
इलेक्ट्रॉन पेयर हमने ऑक्सीजन की तरफ दिखाने की वजह से हम ये कहेंगे कि जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वह काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, जिसकी वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा शेयर होगी। सो दैट्स वाई ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा या निगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन की तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट। अब इसी चीज को हम और बेटर तरीके से समझते हैं कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में बेसिकली होता क्या है। सो एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम दैट there are two identical atoms, that means these are homoatomic molecules, right, or we can say homoatoms, जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होके एक इलेक्ट्रॉन पेयर बन रही, राइट। so this valence electrons or shared pair of electron is equally shared, that's why दोनों एटम्स के ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर आप पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा, राइट। तो एटम 1 एक नॉन मेटल है, एटम 2 एक मेटालॉइड है या दूसरा नॉन मेटल है, राइट। ए एंड बी लिया है हमने, मतलब कि ये दोनों डिफरेंट एटम। आप देख सकते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये बी की तरफ ज्यादा चुके हैं, राइट। बी की तरफ ज्यादा शेयरिंग है, जिसकी वजह से बी के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ चुका है और ए के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, राइट। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ये तभी बनेंगे जब पार्टिसिपेटिंग एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर शुड बी डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of atoms, right, there should be difference between electronegativity of atoms। फिर बात यह है कि डिफरेंट डिफरेंट एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कितना आएगा। अब उसकी वैल्यूज लर्न ना करते हुए हम डायरेक्टली ये समझेंगे कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, उसके बाद आता है नाइट्रोजन, राइट, उसके बाद आता है सल्फर, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन। अब हमने ये बायोलॉजिकल सिस्टम के हिसाब से लिया है, ठीक है। हम यहाँ पर कोई ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, हमको आगे जाकर बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है, राइट। तो बायोकेमिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए हम वही एटम्स लेंगे जो बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट रहते हैं। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन ये बायोलॉजिकल सिस्टम में ऑब्जर्व होते हैं और इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है ऑक्सीजन की, उसके बाद आएगा नाइट्रोजन, राइट। यहां तक क्लियर हो गया। देन now talking about this point that water is an excellent polar molecule। वाटर ये एक एक्सीलेंट पोलर मॉलिक्यूल किस लिए है? क्योंकि इसके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू काफी ज्यादा है, दैट इज नियरली इक्वल टू 80, राइट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तभी बनेगा जब किसी मॉलिक्यूल में पोल्स प्रेजेंट रहेंगे। पोल्स मतलब कि पॉजिटिव पोल एंड निगेटिव पोल। तो यहाँ पर वाटर को हमने इंपॉर्टेंस इसलिए दिया है कि वाटर किसी भी मॉलिक्यूल की या आयंस की सोल्युबिलिटी डिफाइन करता है। मतलब कि कोई आयन या कोई मॉलिक्यूल अगर वाटर में सोल्यूबल है तो उसके बेस पर हम कह सकते हैं कि उसकी आयोनिक इंटरेक्शंस वाटर के साथ कैसी हो रही है। ज्यादा सोल्यूबल है मतलब कि ज्यादा आयोनिक इंटरेक्शंस हो रही है, राइट। और अगर लेस सोल्यूबल है मतलब कि लेस इंटरेक्शन हो रही है। सिंस वाटर के पास बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, सपोज कोई पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है यहाँ पर और निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल दोनों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, राइट। दोनों के साथ इंटरेक्शन होने की वजह से वाटर एक
बहुत ही बढ़िया मीडियम बनाता है जहां पर लाइफ सस्टेन हो सकती है या डेवलप हो सकती है। इसलिए ऑपेरन एंड हेल्डन ने कहा था कि जो पहली लाइफ थी वो ओरिजिनेट हुई है वाटर में, राइट। इवोल्यूशन की थ्योरी क्या कहती है कि लाइफ इज ओरिजिनेटेड इनटू वाटर। वो इसलिए क्योंकि वाटर ये एक एक्सेलेंट पोलर मॉलिक्यूल है, और जितने भी ऑर्गेनिक केमिकल्स या सब्सटेंसेस डेवलप किए गए हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में, वो वाटर में अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे, राइट। और हम वैसे भी कहते हैं कि पानी के बिना तो जीवन ही नहीं है, जल ही जीवन है। वो इसलिए क्योंकि वाटर एक मीडियम है, बेस्ट मीडियम है सर्वाइवल का, सेल सर्वाइवल के लिए। अगर सेल के अंदर पानी की जगह अल्कोहल होता तो इवेपोरेट हो जाता, अगर पानी की जगह तेल होता तो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर इजीली ना हो पाता, राइट। तो वाटर इसलिए है क्योंकि वाटर एक बेस्ट मीडियम है जो मॉलिक्यूल्स के लिए अवेलेबल रहेगा, और वाटर इन मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट बेहतर तरीके से कर सकता है। इसलिए इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू वाटर में ही लाइफ ओरिजिनेट हुई है। अब हम ये पॉइंट डिस्कस करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस चीज पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज। Atomic size is basically the we can say distance from nucleus up to the outermost shell, right। तो जितनी स्मॉलर एटॉमिक साइज रहेगी उतना स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व होना है आउटरमोस्ट ऑर्बिट्स में या ऑर्बिट्स में। तो अगर ऑर्बिट्स दूर दूर है तो बॉन्ड वीक बनेगा, लेकिन अगर ऑर्बिट्स पास में है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में का कोवेलेंट बॉन्ड लेते हो और कार्बन कार्बन के बीच में का कोवेलेंट बॉन्ड लेते हो, तो हाइड्रोजन जो है वो स्मॉल एटम, ठीक है, और कार्बन जो है वो उससे करीबन मेनी टाइम्स, और वी कैन से उससे तो बड़ा ही है, जिसकी वजह से स्मॉलर एटम्स होने की वजह से बिटवीन द हाइड्रोजन हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा रहेगी। और दूसरा फैक्टर है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। देखो, अगर कोई बॉन्ड पोलर है, दैट मीन्स सपोज कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ऐसे केस में हमको तो पता है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऐसे केस में जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। तो अगर पोलैरिटी है बॉन्ड में तो कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। देन लेट अस टॉक अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, इन सब का स्ट्रक्चर कोवेलेंट बॉन्ड से स्टेबलाइज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन प्रोटीन में प्रेजेंट है पेप्टाइड बॉन्ड विच इज बेसिकली अ कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। न्यूक्लिक एसिड्स में न्यूक्लिक एसिड्स में प्रेजेंट रहेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड विच इज अगेन कोवेलेंट बॉन्ड। लिपिड्स के अंदर ईस्टर बॉन्ड, राइट। तो ये सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स है जहां पर कोवेलेंट बॉन्ड्स उनके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं या प्राइमरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर आता है, राइट। सेकेंडरी के बाद टर्शरी आएगा,
टर्शरी स्ट्रक्चर के बाद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आएगा। अगर हम प्रोटीन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मोस्टली प्रोटीन्स अपने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में ही स्टेबल रहते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर आप सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करो तो यहां पर नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी, राइट? जो नॉन कोवैलेंट बॉन्ड्स है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है, देन लेट्स टॉक अबाउट नॉन कोवैलेंट बॉन्ड्स, जिसमें से हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्लासिक एग्जांपल है वाटर। यहाँ पर हमको स्ट्रक्चर दिख रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, राइट, एंड ऑक्सीजन एटम है, एंड ऑक्सीजन एटम के पास 2 हाइड्रोजन है, राइट। और ये जो पहला वाटर मॉलिक्यूल है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, एंड द बॉन्ड which is present between two water molecules is nothing but hydrogen bond। और ये वीक इंटरेक्शन, मतलब कि ये बॉन्ड ब्रेक होता है और बन भी सकता है, ब्रेक होता है, बन भी सकता है, राइट। कोवैलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करना आसान नहीं है। कोवैलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। सो व्हाट वी आर सेइंग दैट वाटर इज एन एक्सेलेंट पोलर मॉलिक्यूल, और वाटर के बीच में प्रेजेंट रहती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। देन अब देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग परफॉर्म होने के लिए 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की रिक्वायरमेंट है, राइट। इट इज परफॉर्म्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस रहना चाहिए। इन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में से एक हाइड्रोजन डोनर की तरह काम करेगा और दूसरा हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन डोनर में फ्लोरीन भी रह सकता है, ऑक्सीजन भी रह सकता है, नाइट्रोजन भी रह सकता है। हाइड्रोजन एक्सेप्टर में भी फ्लोरीन रह सकता है, ऑक्सीजन रह सकता है, नाइट्रोजन रह सकता है। लेकिन फ्लोरीन को हम भूल जाएंगे क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम में फ्लोरीन का प्रेजेंस बहुत ही रेयर है। हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को दिमाग में लेते हैं। तो अगर कोई ए एटम है जिसके साथ हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू एसोसिएटेड है, और यहाँ पर बी नाम का एटम जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वह हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एसोसिएटेड है इस ए एटम के साथ, तो अब ऐसे केस में हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड में बेसिकली 2 एटम्स इन्वॉल्व है, ए एंड बी, जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, राइट। पहले हम यहां पर बात करते हैं कि ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है, राइट, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है विच इज प्रेजेंट बिटवीन हाइड्रोजन डोनर एंड द हाइड्रोजन, इसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली एक ही तरफ ज्यादा शिफ्ट होगी, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ज्यादा है, जिसकी वजह से ए के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज है और बी एटम ये निगेटिवली चार्ज है, वो इसलिए क्योंकि बी के पास लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से बी निगेटिवली चार्ज। तो अब ऐसे केस में जो ए एटम है वह बी के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वह डायरेक्टली नहीं खींचता, वह पहले हाइड्रोजन के पास से
इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसकी वजह से अब ये लोन पेयर हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट होगी, मतलब कि इनडायरेक्टली ए की तरफ शिफ्ट होगी। अब ऐसे केस में एक बात हमको याद में रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलवेज ज्यादा रहनी चाहिए एज कंपेयर टू बी एटम, मतलब कि एक्सेप्टर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा रहनी चाहिए। अगर डोनर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी ज्यादा है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ए की तरफ ज्यादा शिफ्ट होंगे, जिसकी वजह से ए और बी के बीच में हाइड्रोजन की मदद से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो बेसिकली जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसमें दो बॉन्ड्स आते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड और यह इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, या उसको आयनिक बॉन्ड भी कह सकते हैं आप। ठीक है, 10% कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा, 90% इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड रहेगा, और ये दोनों मिला के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। ठीक है, दोनों मिला के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। तो टेक्निकली हम ये कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड 90% आयोनिक है। ठीक है, अब यहां पर आयोनिक लिख लो, चलो कोई बात नहीं, आयोनिक। तो हाइड्रोजन बॉन्ड यह 10% कोवैलेंट है और 90% आयोनिक है, मतलब कि इसका कैरेक्टर 10% है कोवैलेंट और 10% है कोवैलेंट और 90% है आयोनिक। ठीक है, सिर्फ आपको याद में क्या रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहनी चाहिए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स ए की तरफ शिफ्ट हो और हाइड्रोजन बॉन्ड बने बिटवीन ए एंड बी, एंड दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज ओनली व्हेन हाइड्रोजन इज प्रेजेंट बिटवीन द टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर रहेगा उसके पास दो चीजें रहनी चाहिए, पहला तो ये एक स्मॉल एटम रहना चाहिए। ठीक है, स्मॉल एटम रहना चाहिए, और दूसरी बात इसके पास लोन पेयर रहनी चाहिए। अगर लोन पेयर है तो फिर इलेक्ट्रॉन को खींचा जाएगा ए की तरफ। ठीक है, बस ऐसी ही दो कंडीशन है जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, देन लेट अस टॉक अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। राइट, हमने देखा है कि वाटर एक्सेलेंट पोलर मॉलिक्यूल, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमको देखने को मिलेगी। अगर आप एक वाटर मॉलिक्यूल की बात करो तो इसके पास 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी रहती है। वो इसलिए क्योंकि हाइड्रो वाटर मॉलिक्यूल के पास दो हाइड्रोजन डोनर और दो हाइड्रोजन एक्सेप्टर रहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन डोनर दो रहेंगे, हाइड्रोजन एक्सेप्टर दो रहेंगे। ठीक है, मतलब कि 4 बॉन्ड्स बन सकते हैं, और अगर 4 बॉन्ड्स बन गए तो एक केज लाइक स्ट्रक्चर तैयार होगा जिसको हम कहेंगे आइस। राइट, केज लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज आइस। अगर आपने रूम टेम्परेचर पर लिया इस आइस को तो ऑब्वियसली आइस का वाटर हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो नियरली 3 बॉन्ड्स बनते हैं वाटर मॉलिक्यूल में। राइट, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे वाटर मॉलिक्यूल में, जिसकी वजह से वह लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अब आपने अगर टेम्परेचर बढ़ाया 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाया तो अब वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट रहेंगे और वाटर की जो फ्लूइडिटी है वो इंक्रीज होगी। राइट, फ्लूइडिटी इन द सेंस हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल्स या एटम्स का जो वाइब्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो थर्मल एनर्जी मिल रही है वाटर को, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, एटम्स ज्यादा वाइब्रेट करेंगे। अब आपने 75 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया टेम्परेचर, तो नियरली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट रहेगा और ज्यादा मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे। और अब आपने टेम्परेचर ला दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, जिसकी वजह से अब
0 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट रहेंगे वाटर मॉलिक्यूल में, और अब जो लिक्विड वाटर है बेसिकली वह इवेपोरेट होके वाटर वेपर में कन्वर्ट हो चुका है, राइट। देन नाउ लेट अस टॉक अबाउट properties of hydrogen bond. Number one point is that hydrogen bond is highly directional. हाइड्रोजन बॉन्ड हाईली डायरेक्शनल है, मतलब कि जो हाइड्रोजन डोनर और एक्सेप्टर है उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशंस के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। अगर हाइड्रोजन डोनर, सपोज ये हाइड्रोजन डोनर है डी, जिसके साथ कोवेलेंटली लिंक्ड है हाइड्रोजन, और ये है एक्सेप्टर ए, राइट। तो अगर हाइड्रोजन डोनर और एक्सेप्टर अगर 180 डिग्रीज के एंगल में प्रेजेंट है, दैट मींस द एंगल बिटवीन हाइड्रोजन डोनर एंड एक्सेप्टर इज 180 डिग्रीज, देन वी विल से दैट हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, राइट। लेकिन अगर ये एंगल लेस देन 180 हो जाए तो ऐसे केस में हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, राइट। हमने ये देखा है कि अमीनो एसिड की चेन को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं, और यही अमीनो एसिड की चेन प्रोटीन की अगर फोल्ड हो जाए तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनते हैं, और इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स ऐसे दो स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होते हैं। हम पहले बात करते हैं बीटा शीट्स के बारे में। बीटा शीट्स दो तरीके की होती है, एक है एंटी पैरेलल और दूसरी है पैरेलल, ठीक है। अब देखो, ये एंटी पैरेलल बीटा शीट है और ये पैरेलल बीटा शीट्स है, दोनों का जो ओरिएंटेशन है उसमें डिफरेंस है। एंटी पैरेलल बीटा शीट्स में आप देख सकते हैं कि दोनों जो बीटा शीट्स हैं वो बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो कर रही हैं या अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, और जो पैरेलल बीटा शीट्स हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से दैट एंटी पैरेलल बीटा शीट्स आर मोर स्टेबल देन पैरेलल बीटा शीट्स। वो इसलिए क्योंकि जो हाइड्रोजन डोनर एंड एक्सेप्टर यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, राइट, सपोज दिस इज हाइड्रोजन डोनर एंड सपोज दिस इज हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो हाइड्रोजन डोनर और हाइड्रोजन एक्सेप्टर के बीच में का जो बॉन्ड है वो एग्जैक्टली 180 रहता है, डोनर के एग्जैक्टली सामने एक्सेप्टर रहेगा, जिसकी वजह से एंटी पैरेलल बीटा शीट्स की स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो बिटवीन 170 टू 180 आप कह सकते हैं बॉन्ड एंगल रहेगा 170 टू 180, जिसकी वजह से एंटी पैरेलल बीटा शीट्स ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू पैरेलल बीटा शीट्स। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन डोनर एंड एक्सेप्टर है वो बेसिकली एक वी कैन से लेस एंगल से एक दूसरे के सामने प्रेजेंट रहते हैं 150 टू 160 डिग्रीज। तो अगर हाइड्रोजन डोनर और एक्सेप्टर एक दूसरे के सामने नहीं है, उनमें थोड़ा सा एंगल होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डोनर है, ये हाइड्रोजन है और ये एक्सेप्टर है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि जो बॉन्ड है वो काफी कम है, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी लेसर, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि पैरेलल बीटा शीट्स आर लेस स्टेबल, राइट। अब उसी तरह आप अगर अल्फा हेलिक्स की बात करोगे, ठीक है, प्रोटीन अल्फा हेलिक्स कुछ इस तरीके से अल्फा हेलिक्स रहता है, ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स कुछ इस तरीके से बनते हैं। तो अल्फा हेलिक्स में भी जो बॉन्ड एंगल है वो नियरली 180 रहेगा, right, bond angle is nearly 180, that's why we will say that alpha helix is stable, right. But if we talk about alpha helix of DNA, or we can say DNA helix, तो DNA helix जो कि कुछ इस तरीके का रहेगा। तो इस DNA helix में
बॉन्ड एंगल रहेगा 120 टू 150 डिग्री, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि डीएनए हेलिक्स लेस स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू अल्फा हेलिक्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो इसको हम समराइज करते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ या हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ तभी ज्यादा होगी जब डोनर और एक्सेप्टर एक दूसरे के सामने प्रेजेंट है, राइट। उनके बीच में जो वी कैन से बॉन्ड रहेगा दैट विल बी नियरली 170 टू 180, तो ऐसे केस में वो ज्यादा स्टेबल रहेंगे। देन टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ठीक है, देखो दूसरा दूसरा फैक्टर है जिसके ऊपर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। अगर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एक्सेप्टर की स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है, सपोज ये डोनर है, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज एक्सेप्टर। अगर एक्सेप्टर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगी, दैट विल रिजल्ट इनटू नो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का नेचर कैसा रहना चाहिए, कभी भी डोनर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सेप्टर से ज्यादा रहनी चाहिए, राइट। हाइड्रोजन डोनर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी should be always more than the electronegativity of acceptor, right? For example, suppose ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, और दूसरी केस है कि ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड। आप बताओ मुझे कि केस 1 और केस 2 में हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा कौन सी होगी, या किस में हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, केस 1 या केस 2? तो ऑब्वियसली केस 1 में हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू केस 2, क्योंकि जो ऑक्सीजन है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो डोनर की पोजीशन में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इस तरफ खींची जाएगी और जो आइडियल कंडीशन वाला हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा वह बनेगा, राइट। लेकिन ऐसे केस में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ खींची जाएगी, जिसकी वजह से इतना कोई स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, राइट। सो दिस इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जिसके ऊपर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। अब तीसरा फैक्टर है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन डोनर एंड हाइड्रोजन एक्सेप्टर। अब ये तो सीधी सी बात है, जितना कम डिस्टेंस रहेगा उतनी स्ट्रेंथ रहेगी हाइड्रोजन बॉन्ड की, लेसर द डिस्टेंस स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, राइट। तो अगर बॉन्ड लेंथ कम है तो हम कहेंगे कि दो एटम्स इलेक्ट्रो हाइड्रोजन डोनर और हाइड्रोजन एक्सेप्टर पास में रहेंगे, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ कम रहेगी और स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्ड की ज्यादा रहेगी, राइट। तो ये थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पीछे की थ्योरी। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है, और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। जो बायोमोलिक्यूल्स के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्टेबलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोटीन, प्रोटीन में अभी अभी हमने देखा कि अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट प्रेजेंट रहती है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि बिटवीन अल्फा हेलिक्स कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, राइट, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सॉरी दीज आर पेप्टाइड बॉन्ड्स, सॉरी दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, राइट। तो दिस विल बी अ हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री, एग्जैक्टली एक दूसरे के सामने, राइट। और बीटा प्लेटेड शीट में ये एंटी पैरेलल है। अब ये एंटी पैरेलल होने की वजह से हम कहेंगे कि जो बॉन्ड एंगल रहेगा दैट विल बी नियरली 180 डिग्रीज, 170 टू 180 डिग्रीज, जिसकी वजह से ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। देन न्यूक्लिक एसिड्स,
अब हमें ये तो पता है कि प्यूरिन्स और pyrimidines के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, राइट? तो एडेनिन और ग्वानिन के बीच में, एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेंगे। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहेंगे, राइट? तो between the strands, we can say that between the strands हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, जिसकी वजह से डीएनए का स्ट्रक्चर और स्टेबल होता है। अब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए का तो हमें समझ में आ गया, लेकिन आरएनए का कैसा करें? तो देखो, आरएनए में भी ऐसे लूप्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, आर्म एंड लूप्स। तो यहाँ पर बेसिकली जो बेसिस रहेंगे, दे विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट? तो ये वाला जो एरिया रहेगा, दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है? तो आरएनए भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर सकता है, और अगर उसने सेकेंडरी स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया तो बेसिकली दैट विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब कार्बोहाइड्रेट में अगर आप बात करोगे तो स्टार्च और ग्लाइकोजन प्रेजेंट है, जिनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है, ठीक है? स्टार्च एज वेल एज ग्लाइकोजन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहेगी। Now talking about what are the factors which are responsible for hydrogen bond disruption. The first factor is thermal energy, that is heat. अगर आप हीट प्रोवाइड करते हो, मतलब कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि वे नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन है, वीक इंटरेक्शन है, ठीक है? तो अगर आपने थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की तो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे, जिसकी वजह से उनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा। दूसरा फैक्टर है ट्रीटमेंट ऑफ केमिकल्स लाइक यूरिया, फॉर्मामाइड and alkaline NaOH conditions. So basically urea, formamide, alkaline NaOH, these are responsible for hydrogen bond lysis, ठीक है? एग्जाम में पूछा गया है, तो आपने याद रखना है कि यूरिया और फॉर्मामाइड, these are responsible for breaking of hydrogen bond, ठीक है? सीधे से क्वेश्चन आता है सेट एग्जाम में, which of the following factor is responsible for breaking hydrogen bond, right? उसमें से आंसर रहेगा, वन ऑफ द आंसर रहेगा यूरिया, राइट? देन लेट अस टॉक अबाउट सम क्वेश्चंस, क्योंकि अगर हमने कंसेप्ट समझ लिया, बाद में अगर क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए, तो डेफिनेटली वो पूरा टॉपिक हमारा प्रिपेयर हो जाता है, राइट? तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ऑप्शन ए आर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ऑप्शन 2 आर नॉन पोलर, ऑप्शन 3 do not involve electronegative atoms, option 4 occurs when a hydrogen atom covalently bonded to one electronegative atom interacts with another electronegative atoms. देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की थ्योरी पढ़ते वक्त हमने ये कहा कि एक हाइड्रोजन डोनर रहना चाहिए, जिसके साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड रहना चाहिए हाइड्रोजन, और दूसरा हाइड्रोजन एक्सेप्टर रहना चाहिए, और दोनों एटम्स के बीच में, डोनर और एक्सेप्टर के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस रहना चाहिए। अगर हम एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन देखें तो डोनर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहनी चाहिए, एक्सेप्टर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहनी चाहिए। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो ऐसे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में के बॉन्ड्स रहते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। नॉन पोलर है, ऐसा भी हमने कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है? डू नॉट इन्वॉल्व इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ये कैसे हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स तो इन्वॉल्व रहते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस रहता है, डोनर की ज्यादा रहती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक्सेप्टर की कम रहती है, मतलब कि हमारा आंसर रहेगा 4। 4 will be our answer. Hydrogen bond will occur when a hydrogen atom covalently bonded to one electronegative atom interacts with another electronegative atom, right? Then question number 2, which of the following interactions provide maximum strength in antigen antibody interactions? देखो, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन कह दिया, मतलब कि सपोज एक बैक्टीरिया है
और उस बैक्टीरिया के ऊपर ऐसा एक एंटीजन है और इस एंटीजन के साथ इंटरेक्ट कर रही है एंटीबॉडी। अब ये इंटरेक्शन कोई परमानेंट टाइप की इंटरेक्शन नहीं है, ये वीक इंटरेक्शन है। तो एक आयनिक बॉन्ड वाला जो ऑप्शन है वो तो कट गया, क्योंकि हमने कहा था कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में आता है आयनिक बॉन्ड। तो एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन ये वीक इंटरेक्शन है, तो आयनिक बॉन्ड वाला कंसेप्ट कट हो गया। पेप्टाइड बॉन्ड तो बिटवीन अमीनो एसिड्स रहता है, तो वो ऑप्शन भी कट गया। अब दो नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन है हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं वाटर, वाटर और हाइड्रोफोबिक एरियाज या हाइड्रोफोब। देखो, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एक स्पेशल कंडीशंस में देखने को मिलेगी। हालांकि हाइड्रोजन बॉन्ड काफी कॉमन है, क्योंकि जो भी रिएक्शंस हो रही है ये वाटर के प्रेजेंस में हो रही है, तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के लिए पोलर एनवायरनमेंट रहेगा और नॉन पोलर मॉलिक्यूल रहेगा। लेकिन हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें ऐसा कोई डेफिनेट तरीके से हमको समझ में नहीं आ रहा है कि एंटीजन एंटीबॉडी कैसे क्या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन परफॉर्म करेगी। ठीक है, हालांकि एंटीबॉडी जब प्रोड्यूस होती है तब हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होती है, फोल्डिंग के बाद प्रोड्यूस होती है। और अगर प्रोटीन फोल्डिंग हो रहा होगा तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन सबसे मेजर वी कैन से फैक्टर रहता है प्रोटीन फोल्डिंग के बीच में या उसके लिए। लेकिन यहाँ पर जो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन रहती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का तो कोई यहाँ पर रोल नहीं रहना चाहिए। ठीक है, देन टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements about hydrogen bonds are true? Number one, they are weak covalent bonds that are easily disrupted by heat. They are option B, they are weak bonds formed between hydrocarbons in water. Option 3, they are weak bonds only formed in presence of some we can say conditions. ठीक है, in presence of water we can say. And option D, they are weak bonds involved in maintaining the 3D structure of macromolecules and water. ठीक है, या सिंपली आप 3D स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स कंसिडर करो। ठीक है, तो इसमें से मोर एक्यूरेट कौन सा है? अब ऐसा तो है ही नहीं कि हाइड्रोकार्बन्स के बीच में बॉन्ड बनता है, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स रहने चाहिए। अब वहां पर कार्बन का कोई रोल नहीं है। ठीक है, रोल है ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का बायोलॉजिकल सिस्टम में। और ऐसा भी नहीं है कि ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ही प्रोड्यूस होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हाइड्रोजन डोनर है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर है और डोनर के साथ हाइड्रोजन एसोसिएटेड है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो डेफिनेटली वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। वाटर ही प्रेजेंट रहना चाहिए ऐसा तो कुछ है नहीं, तो ये दो ऑप्शन कट गए। अब जो दो ऑप्शन हमारे पास बचे हैं वो है कि वाटर एक वीक कोवेलेंट बॉन्ड है जो हीट से डिसरप्ट होता है। ठीक है, देखो, वीक कोवेलेंट बॉन्ड नाम की कोई चीज नहीं रहती है, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस रहते हैं। ठीक है, तो जो बेटर ऑप्शन है वो डी है, क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन, डीएनए, उसके बाद वी कैन से अदर अदर जो भी चीजें हमने देखी है, जो कार्बोहाइड्रेट, राइट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, इन सब के 3D स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। राइट, हमने डायग्राम के साथ देखा है, तो हमारा बेस्ट आंसर रहेगा डी। राइट, अब हम बात करते हैं कि हमारी एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया है। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि water is effective in screening the electrostatic interactions between dissolved ions because it has। ठीक है, डिजोल्व आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कैसे हो रही है वो पता करने के लिए वाटर को यूज किया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? उसके लिए आपको वाटर का स्ट्रक्चर पता चाहिए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज रहता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज रहता है ऑक्सीजन के ऊपर।
अब अगर आप आयंस देखोगे जैसे कि Na पॉजिटिव आयंस, तो वो इंटरेक्ट करेगा वाटर के साथ थ्रू ऑक्सीजन। और अगर क्लोरीन आप देखोगे जो निगेटिवली चार्ज रहता है, वो इंटरेक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ। तो वेदर इट इज पॉजिटिवली चार्ज आयन और निगेटिवली चार्ज आयन, both are responsible for performing electrostatic interactions with water। वो इसलिए क्योंकि वाटर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं पोल्स, पॉजिटिव पोल्स एंड निगेटिव पोल, और पोल्स के प्रेजेंस की वजह से प्रोड्यूस होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और वी कैन से जिसकी पोल्स की स्ट्रेंथ रहती है, उन पोल्स की स्ट्रेंथ को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के थ्रू मेजर करते हैं। और हमने ये देखा था कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नियरली 80 रहेगा, राइट। सो हाइयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने की वजह से डिसॉल्व्ड आयंस के स्क्रीनिंग के लिए वाटर को यूज किया जाएगा, ठीक है। तो फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी का कोई रोल नहीं है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना, अब उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। न्यूट्रल पीएच का भी कोई रोल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये सबसे बढ़िया आंसर रहेगा। क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ एटम्स सच एज, और ये क्वेश्चन पूछा गया है एमएच सेट 2018 में, ठीक है। कहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार होता है, किसके बीच में? तो हाइड्रोकार्बन जैसा तो कोई रोल है ही नहीं, ठीक है, ये आंसर गया जब ये ऑप्शन गया, ठीक है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच में होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन कार्बन के बीच में होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। हमने कहा था कि फ्लोरीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन डोनर की तरफ प्रेजेंट रहने चाहिए, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये डोनर और एक्सेप्टर की तरह, और उनके बीच में क्या प्रेजेंट रहना चाहिए? हाइड्रोजन, राइट। तो हमारे लिए बेस्ट फिट आंसर रहेगा ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसके रिगार्डिंग पूछे गए एग्जाम्स के क्वेश्चन, प्लस हमारी तरफ से कुछ क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस के लिए या कंसेप्ट को अच्छे से बिल्डअप करने के लिए हेल्प करेंगे।